नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। दिल्ली की सियासत में इस वक्त बिसात पूरी तरह से बिछ चुकी है और इस बिसात पर कौन प्यादा है और कौन वजीर है, यह समझने की जरूरत है। धीरे धीरे दिल्ली की सियासत का तापमान बढ़ता चला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। अब ऐसे में कौन कहां से चुनाव लड़ेगा यह लगभग क्लियर हो गया है, लेकिन आजकल दिल्ली के झुग्गी वाले चर्चा का विषय बने हुए हैं और यह कहा जा रहा है कि दिल्ली के झुग्गी वाले भी डिसाइड करेंगे किसकी सरकार होगी, किसकी नहीं होगी। देश के गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, उन्होंने भी कुछ प्रधानों को लेकर झुग्गी वासियों के साथ एक मीटिंग की है। आखिरकार दिल्ली में क्या हो रहा है? आतिशी आज अपना नामांकन करने जा रही थी लेकिन कर नहीं पाई क्योंकि 3 बज गए, उनको समय निकल गया। जबकि उन्होंने गुरुद्वारे भी गई थी, कालका जी मंदिर भी गई थी, मत्था टेक लिया, प्रार्थना कर ली, लेकिन अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ में इलेक्शन कमीशन चली गई, वहां पर कुछ हो नहीं पाया। इसी में चर्चा करेंगे पूरी। पहले एक रिपोर्ट। दिल्ली चुनावों में झुग्गियों का मुद्दा एक अहम राजनीतिक विमर्श बन चुका है। झुग्गी वासियों की बढ़ती संख्या और उनके स्थायी आवास की कमी चुनावी राजनीति का अहम हिस्सा बन गई है। इस मुद्दे पर विभिन्न राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी नीतियां और वादे पेश कर रही है। झुग्गियों की दिल्ली चुनाव में कितनी अहमियत है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक दिन पहले ही 11 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झुग्गी बस्ती प्रधान सम्मेलन को संबोधित किया और अगले दिन ही आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल भी झुग्गियों की बस्ती पहुंच गए। हमने देखा कि किस तरह से इनके नेता झुग्गियों में जा जाके सो रहे हैं। 5 साल नहीं सोए, 10 साल नहीं सोए, पिछले महीने भर से इनके नेता झुग्गियों में जा जाके सो रहे हैं। प्यार नहीं है, ये तो अमीरों की पार्टी है, इनका झुग्गी वालों से क्या लेना देना। झुग्गी वासियों की तादाद दिल्ली में इतनी है कि वे एक महत्वपूर्ण वोट बैंक बन चुके हैं और इसी वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने के लिए राजनीतिक दल झुग्गी पुनर्वास और झुग्गी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की बेहतर व्यवस्था का वादा करते हैं। आपने इस वोट बैंक को अपने पक्ष में लाने के लिए विभिन्न योजनाओं की घोषणा की, जैसे झुग्गी वासियों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना और उन्हें स्थायी आवास देने की बात करना। साथ ही दूसरी पार्टियां भी इसी नक्शे कदम पर चल रही हैं। दिल्ली चुनावों में झुग्गी वासियों का मुद्दा राजनीतिक पार्टियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दिल्ली के गरीब और वंचित आबादी को प्रभावित करता है। यह मुद्दा न केवल सामाजिक न्याय से जुड़ा है, बल्कि इसके माध्यम से पार्टियां चुनावी रणनीति और वोट बैंक की राजनीति भी चला रही है। दिल्ली में 675 से अधिक झुग्गी क्लस्टरों में 20 लाख से अधिक लोग अपनी रोजी रोटी की जद्दोजहद करने में लगे हुए हैं। इन इलाकों में रहने वाले लोग बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी आज अपना नामांकन दाखिल नहीं करेंगी। इसके लिए सभी तैयारियां की गई थी। सीएम अपने घर से नामांकन दाखिल करने के लिए ही निकली थी और मंदिर में जाकर पूजा भी किया। बताया जा रहा है कि वह कालका जी सीट से ही चुनाव लड़ेंगी, लेकिन नामांकन को लेकर अभी कुछ भी स्पष्ट रूप से सामने नहीं आए हैं। दिल्ली चुनावों में झुग्गियों का मुद्दा एक अहम राजनीतिक विमर्श बन चुका है। झुग्गी वासियों की बढ़ती संख्या और उनके स्थायी आवास की कमी चुनावी राजनीति का अहम हिस्सा बन गई है। इस मुद्दे पर विभिन्न राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी नीतियां और वादे तो आपने देखा, दिल्ली के झुग्गीवासी गेम चेंजर हो सकते हैं और राजनीति के केंद्र में है इस वक्त दिल्ली के अंदर। तो कितनी सीटों पर इनका प्रभाव है और कैसे ये किसी पार्टी की हार और जीत तय कर सकते हैं, और वो सीट कौन कौन सी है उस पर भी चर्चा करेंगे। लगभग 20 से 25 सीटें ऐसी हैं जिस पर झुग्गीवासी तय करेंगे किस कौन सत्ता में होगा और कौन नहीं होगा। वैसे इनको अभी इस वक्त पारंपरिक रूप से आम आदमी पार्टी का वोटर माना जाता है। हमारे साथ में कुछ खास मेहमान हैं। वैभव श्रीवास्तव आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं और गौरव मिश्रा भारतीय जनता पार्टी से, शकील अंसारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से। शकील अंसारी, आप ही से शुरुआत करेंगे आज।
कैसे देखते हैं झुग्गी वासियों को गेम चेंजर के रूप में? मतलब इस वक्त जो दिल्ली की राजनीति है वो कई तरीके से घूम रही है। कभी पूर्वांचल के लोग गेम चेंजर कहे जाते हैं कि उनकी वोट चाहिए, कभी जो है जाट वोट याद आ जाता है, अब झुग्गीवासी याद आ रहे हैं। और कल देखा आपने अरविंद केजरीवाल किस तरीके से कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी को लेकर कि ये आपको घर नहीं देंगे, ये कुछ भी नहीं करेंगे। मैं आपसे इसलिए शुरू कर रहा हूं क्योंकि आप शीला दीक्षित मॉडल की बात करते हैं, बहुत ही खूबसूरत और शानदार दिल्ली की बात करते हैं, टोक्यो जैसी दिल्ली की बात करते हैं। और हमें अभी तक याद है लगभग सन 2012 की बात है, 12 की जी, जब ये जिक्र चला और बहुत ही रेपुटेटेड न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपा जी, और उसके अंदर ये लिखा था 19वीं शताब्दी में भारत की पहचान कलकत्ता से, 20वीं शताब्दी में भारत की पहचान मुंबई से और 21वीं शताब्दी में भारत की पहचान दिल्ली से होती है। आज वही दिल्ली झुग्गीवासियों की तरफ देख रही है। ये गेम चेंजर बन सकते हैं, कैसे देखते हैं? देखिए इसमें कोई बहुत ज्यादा गलत बात तो है नहीं, बात सही है। क्योंकि दिल्ली की जो है जी, उस आबादी में बहुत बड़ी आबादी माइग्रेंट की है, जो बाहर से आके लोग यहाँ रहे। और नेचुरल है, जो गरीब आए, जिन्होंने मेहनत करके दिल्ली जगह जो है रहने की, वो झुग्गियों में ही पहले तय हुई गरीब लोगों के लिए, तो वो है। अब कांग्रेस पार्टी की जब सरकार, जिस सरकार की चर्चा कर रहे हैं आप, शीला दीक्षित जी की सरकार, तो उसने जो दिल्ली को एक नया मॉडल दिया था डेवलपमेंट का, ये जो आप देख रहे हैं मेट्रो का, ये आप देख रहे हैं फ्लाईओवर का, ये कल्पना ही पहले नहीं कर सकते थे। ये दिया गया, जो दिल्ली को एक ब्यूटीफाई किया गया। इसी के साथ साथ कांग्रेस ही सरकार ने झुग्गी झोपड़ियों के डेवलपमेंट के लिए कच्ची कॉलोनी के 1200 कॉलोनियों को कहा था कि हम रेगुलराइज करके उसको डेवलप करेंगे। लेकिन उसके बाद जो सरकारें बनी, आम आदमी नहीं दिया। हाँ, ये अलग बात है कि बिजली पानी के जो फ्री के जो चीजें कही गई, उससे झुग्गी झोपड़ी वालों को, गरीब लोगों को अट्रैक्शन आम आदमी पार्टी से जरूर हुआ। लेकिन जो उनके लिए मूल्यभूत सुविधाएं थी वो तो मिली नहीं। साथ के साथ पार्लियामेंट के मेंबर जो हैं बीजेपी के हैं, उन्होंने अपनी कंस्टिट्यूएंसी में कोई डेवलपमेंट का काम नहीं। गौरव मिश्रा, आप लोग इतने लंबे समय से दिल्ली की सत्ता से, है ना, बाहर हैं और वापस आना चाह रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के हाथों से जीत छीन ली जाए और इस बार दिल्ली की कुर्सी पर यानी मुख्यमंत्री पर आप लोग हों। तो ये पूरी जो झुग्गी वासियों को लेकर आप देख रहे हैं, और आपने अभी कुछ दिन पहले कुछ दिल्ली वासियों को पक्के मकान भी दिए हैं अशोक विहार के आसपास, जो दिखा जा रहा है। आखिरकार दिल्ली के अंदर इतने लोगों की संख्या कैसे है और क्यों है? सवाल यहां पर यह है। मैं सवाल वो नहीं समझना चाहता कि दिल्ली के ये लोग जो वोट डालेंगे और ये जिता देंगे पार्टियों को, लेकिन देश की राजधानी में यदि ऐसे लोग हों जिनके पास अपना घर ना हो और वो झुग्गियों में रहने के लिए मजबूर हो और उनको सिर्फ एक वोटर के रूप में देखा जा रहा हो, सिर्फ एक वोटर के रूप में देखा जा रहा है, उनका जीवन स्तर ऊंचा क्यों नहीं उठ पाया? ये सवाल है। जी अजय जी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। और दिल्ली में आज जो ये जनसंख्या दिख रही है, एक समय पहले, ज्यादा नहीं, 3 दशक पीछे जाइए तो बड़े पैमाने पर बिहार से, पूर्वी उत्तर प्रदेश से माइग्रेशन शुरू हुआ और उनका सबसे नियरेस्ट जो मेट्रो सिटी थी वो दिल्ली थी। और वहां जाकर लोगों ने रोजगार किया, मेहनत किया, परिश्रम किया, चाहे वो इंडस्ट्रीज में हो, बिजनेस में हो, एजुकेशन में हो, सभी क्षेत्रों में लोगों ने अपना लोहा मनवाया। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि एक तरफ तो संख्या वृद्धि हो रही थी और दूसरी तरफ दिल्ली में जो राजनीति विकसित हुई वो भोग की राजनीति विकसित हुई, कहीं न कहीं धोखा देने की राजनीति विकसित हुई। और उसमें भी
कोढ़ में खाज की स्थिति तब हो गई जो पिछले एक दशक से, एक पूरा दशक आम आदमी पार्टी जैसी दल ने पूरे दिल्ली वासियों के सारे सुख चैन को छीन लिया। वो भी इस प्रकार से झूठे वादे करके पूरे दिल्ली को नशे में डुबाकर, और सभी मंत्रालयों में कोई ऐसा विभाग नहीं है जहां पर कम या ज्यादा घोटाले न किया हो अरविंद केजरीवाल की सरकार ने। उनसे जीत छीनने का कोई प्रश्न ही नहीं है। जनता तो उनको जिताने जा ही नहीं रही है, जनता ने मन बना लिया है उनको हराने का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, क्योंकि दिल्ली आधे अधूरे तरीके से वहां पर एक आप कह सकते हैं कि राज्य की जिम्मेदारियां होती हैं, केंद्र की भी जिम्मेदारी होती है, लेकिन केंद्र के क्षेत्र में जो भी चीजें आती हैं आप वहां पर विकास देख सकते हैं, चाहे वो मेट्रो का क्षेत्र, मेट्रो रेल हो, या फिर ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल हो रोड, या फिर आउटर रिंग रोड हो, आपका प्रगति मैदान का जो टनल है उसको आप देख सकते हैं, G20 का जो आयोजन हुआ उसे देख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट जो डीडीए के क्षेत्र है उसमें आप सेंट्रल गवर्नमेंट के आप प्रोजेक्ट देख सकते हैं, एनबीसीसी के तमाम सारे बोर्ड्स लगे हुए हैं। मेरा ऐसा मानना है कि सरकार अगर जिम्मेदारी अपनी उठाई होती, आम आदमी पार्टी की सरकार, तो मुझे लगता है इतना बदहाल दिल्ली नहीं हुआ होता। आज सीवर का पानी पीने पर लोग मजबूर हैं, ये दुर्दशा हो गया। सोचिए, सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए जो बटन खरीदा गया था गाड़ियों में, उसमें भी घोटाला कर दिया आम आदमी पार्टी की सरकार ने। और जिस समय ये पूर्वांचल के लोग जो झुग्गियों में, झोपड़ी में, या बिहार के लोग जो रहते हैं, जिस समय कोरोना हुआ उस समय इन्हीं लोगों को धोखा देकर, गलत तरीके से, गलत बयानी करके, लाउड स्पीकर से बोल बोल करके लोगों को सड़कों पर उतार दिया गया और मरने पर छोड़ दिया गया। और उसी समय अरविंद केजरीवाल जी अपना शीश महल बना रहे थे। तो ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण राजनीतिक दिल्ली के भाग्य में आ जाना, ये मुझे लगता है कि दिल्ली के इतिहास में सबसे कलंकित मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाएंगे। जबकि जनता ने बहुत प्रचंड बहुमत दिया था इनको काम करने का, और इनके पास कोई ऐसा विकल्प नहीं था। लेकिन ये बार बार इस बात का ठीकरा फोड़ते रहे कि केंद्र की सरकार हमें काम नहीं करने दे रही है। तो जब सरकार काम नहीं करने दे रही है तो चुनाव लड़के करोगे क्या? ठीक है, सरेंडर कर दो सरकार को। ठीक है, जब विकास कर नहीं सकते, अपनी जिम्मेदारियों को निभा नहीं सकते, तो फिर चुनाव लड़ने की क्या जरूरत है? और अंततः स्थिति ये आ गई कि आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह तय कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल नाम के जो मुख्यमंत्री थे वो मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते, मुख्यमंत्री बन नहीं सकते, किसी फाइल को देख नहीं सकते। तो आप सोचिए कितनी बड़ी इनके इंटेग्रिटी के ऊपर खतरा मंडरा गया। और दिल्ली की जनता इस बात को समझ रही है। और वहीं दूसरी तरफ रोहिंग्याओं को शरण देना, जो घुसपैठिए हैं उनको बढ़ावा देना, इस तरह से उन लोगों को पैसे पहुंचाना 10-10 हजार रुपए, ये तमाम सारे कुकृत्य अरविंद केजरीवाल करते हैं। तो दिल्ली की जनता अब इस बार इनको बर्दाश्त करने के मूड में कतई नहीं है, और इनकी सरकार जा रही है और कमल खिलने वाला है दिल्ली। चलिए ठीक है। गौरव, जिस तरीके से ये सब कुछ आपने बताया, अब ये बात कर लेते हैं। वैभव, आपने दोनों को सुन लिया। मैंने इसीलिए आपसे सवाल पूछने से पहले, आपका रिएक्शन जानने से पहले, आपके जो विपक्ष में जो एक त्रिकोणीय मुकाबला है, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, दोनों क्या सोच रही हैं, किस तरीके से देखती हैं, और आप जो सीधी लड़ाई मानते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ में, वो आपके बारे में क्या सोच रही है? तो कह रहे हैं, आपने सुन लिया, जब आप काम कर ही नहीं पाते, इतनी परेशानियां, इतनी दिक्कतें हैं, तो ये छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, नहीं है आपकी बस की दिल्ली संभालना। और ये सब फ्री की रेवड़ियां जो बांट रहे हैं, इसकी वजह से दिल्ली का भला होने वाला नहीं है। उनका जीवन स्तर उठाने के लिए आपको और भी कुछ अलग करना पड़ेगा, जिससे कि वो एक स्वाभिमान के साथ जी सकें। कब तक आप फ्री की रेवड़ियां देते रहेंगे? कब तक उनको जो है सरकार की सब इस तरह की योजनाओं पर जिंदा रखेंगे? अजय जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, बाकी गौरव जी और सभी प्रवक्ताओं को नमस्कार, और जो भी दर्शक जन आपका प्रोग्राम देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार। अजय जी, ये होते जिन्होंने जितनी भी गौरव भाई ने और पीछे कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो बातें रखी, ये उनके सब ये इनकी हवाई बातों की मैं स्टैट्स और फैक्ट के साथ इनकी बातों को किस तरह से गलत होती है वो मैं आपके सामने रखूंगा, सभी दर्शकों के सामने। अमित शाह जी का, मोदी जी का एकाएक प्रेम जग जाता है झुग्गी वालों के लिए। अगर इस देश में गरीब विरोधी कोई पार्टी है, गरीबी विरोधी कोई पार्टी है, झुग्गी वालों से नफरत करने वाली कोई पार्टी है,
तो भारतीय जनता पार्टी है। और ये कैसे, मैं आपको फैक्ट से बताता हूं। पिछले 10 साल में 2015 से लेकर अब तक ड्यू टू वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का नाम लेके, जो खासतौर पे G20 के नाम पे बहुत गौरव भाई बहुत बीजेपी का गुणगान कर रहे थे, इस तरह के वेरियस प्रोजेक्ट से अभी तक 2.36 लाख लोगों को उनकी झुग्गियों से बेदखल किया जा चुका है। अभी हमने 8 जनवरी की शाम को 7 बजे टीडीए ने नरेला में एक झुग्गी को तोड़ा, जहां पे सीएम मैडम आनंद फानंद में तुरंत गई वहां पे झुग्गी वालों के साथ, फिर बाकी फिर दिल्ली सरकार ने उनको सारी एमिनिटीज प्रोवाइड की। कल परसों ये लोग कह रहे थे कि दिल्ली वालों के साथ, झुग्गी वालों के साथ दिल्ली की झुग्गी वालों के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। शकूर बस्ती में वापस से नोटिस आया है रेलवे लैंड पे कि वापस से उनको 5 फरवरी के बाद से उस झुग्गी को की रेलवे लैंड की शकूर बस्ती विधानसभा की झुग्गी को भारतीय जनता पार्टी अपनी टीडीए के द्वारा तोड़ना चाहती है। तो इसीलिए मैं इनको भारतीय जनता पार्टी सबसे भारतीय झूठा पार्टी कहता हूं। इतना ये झूठ बोलते हैं और बार बार आके झूठ बोलते हैं कि किस तरह से इसको सच लगने लगे। भाई दिल्ली की जनता जानती है अरविंद केजरीवाल ने उनके लिए क्या काम किया है। और फिर से मैं आपको फैक्ट पे बताता हूं, इस समय इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 की रिपोर्ट के हिसाब से दिल्ली का पर कैपिटा इनकम 22% बढ़ा है। दिल्ली में सबसे लोएस्ट महंगाई दर है जो कि है 2.8%, जो कि नेशनल पे है 5.6%। अनएम्प्लॉयमेंट सवाल ये है वैभव, सवाल ये है कि दिल्ली की ये जनता झुग्गियों में ही क्यों रह गई? क्या दिल्ली सरकार इनको फ्लैट्स नहीं दे सकती थी, पक्के मकान नहीं दे सकती थी, कोई और वैकल्पिक व्यवस्था नहीं दे सकती थी? क्यों इनको सिर्फ उसी स्तर पे रखा गया? फ्लैट, ये इनकी झुग्गियां हटा दी गई या कुछ और? भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये आरोप प्रत्यारोप की बजाय झुग्गी वासियों के लिए दिल्ली सरकार ने 10 साल में क्या किया, सिर्फ ये समझना है। अजय जी, हाँ अजय जी एक सेकंड। दिल्ली सरकार के पास दूसरे है, जबकि दिल्ली सरकार के पास डिफरेंट एजेंसीज हैं जिसके थ्रू हम फंड मुहैया करा सकते हैं। हमने फंड के नाम पे हम कभी पीछे नहीं हटते। लेकिन लैंड किसके अंदर आती है अजय जी? या तो डिलिबरेट, या तो शायद आपको जानकारी ना हो। टीडीए नहीं, आपको मुझसे जानकारी है इसलिए पूछ रहा हूं आपसे। आपको मुझसे जानकारी इसलिए पूछ रहा हूं आपसे। एक सेकंड अजय जी, बस एक शब्दों संभाल के इस्तेमाल कीजिएगा। नेशनल चैनल पे आपको जानकारी नहीं है, मैं आपसे पूछने के लिए बैठा हूं, बताइए। एक सेकंड मैंने इसलिए बोला अजय जी कि हो सकता है आपको जानकारी ना हो। ना ऐसी गलतफहमी मत रखिएगा। नहीं हो सकता है ना हो, इसलिए मैं बता नहीं ना, हो सकने वाली भी गलतफहमी मत रखिएगा। अरे एक सेकंड अजय जी, लेट मी कंप्लीट। मैं ये कह रहा हूं जो टीडीए जो अथॉरिटी है दिल्ली, जिसके चेयरमैन एलजी साहब होते हैं, उसके अधीन दिल्ली की सारी लैंड है। वो लैंड मुहैया कराते हैं जहां पे आपको चाहे झुग्गी पुनर्वास का काम करना किसके थ्रू भी, आप उसके थ्रू, आप डीडीए के थ्रू लैंड अलॉट होती है। 2022 तक मंत्री नरेंद्र मोदी जी और भाजपा का ये अभियान था कि जहां झुग्गी वहां मकान। 10 साल में अभी ये जो अशोक विहार में झुग्गी वालों को लेटर अलॉट किए गए परमानेंट फ्लैट्स के, वो 1700 है। 10 साल में 3000 अगर कालका जी में अलॉट हुए थे और 1700 ये 10 साल में 4700 लोगों को झुग्गी से निकाल के फ्लैटों तक पहुंचाए। और झुग्गी वालों की कितनी झुग्गी की से फ्लैट की रिक्वायरमेंट है? लगभग 15 लाख फ्लैट की रिक्वायरमेंट है, जिसमें 40 लाख हमारे झुग्गीवासी भाई और बहन रहते हैं। तो ये बीजेपी का 200 वर्षीय प्लान है। तो ये 200 वर्ष में कहीं जाके पूरे दिल्ली के लोगों को फ्लैट दे। हालांकि इसलिए मैं कहता हूं इनके ऊपर किसी को भी विश्वास नहीं है, ना बीजेपी के खुद के लोगों को, कार्यकर्ताओं को विश्वास है कि बीजेपी कुछ कर पाएगी। लेकिन मैं इनका प्रेम दिखा देता हूं। ये भी पूर्वांचली ठीक है वैभव, ठीक है, नहीं ठीक है, मैं जवाब ले लूं। गौरव मिश्रा, आ रहा हूं मैं आपकी तरफ, आ रहा हूं आपकी तरफ आ रहा हूं। गौरव मिश्रा, अगर भारतीय जनता पार्टी ने लैंड ही नहीं दी तो आम आदमी पार्टी कैसे करेगी? लैंड यूज का जो मामला है, इसी में हम पिछले 2 साल से बहस कर रहे हैं, देख रहे हैं, और आम आदमी पार्टी पिछले 2 साल से लैंड यूज के मामले को लेकर सवाल उठा रही है। आपको याद होगा पहले भी जो एलजी को लेकर जो पत्राचार शुरू हुआ था, उसमें यह मामला भी था कि ये अधिकार हमारे पास नहीं होंगे, जिसमें पुलिस के साथ साथ लैंड का भी था। तो आखिरकार सफर किसने किया? झुग्गीवासियों ने। उनको अगर ये समस्या सॉल्व हो जाती तो शायद झुग्गीवासियों पर अपना मकान होता। जी
अजय जी, झुग्गी वासियों की समस्या को अरविंद केजरीवाल जी ने बड़े बेहतर तरीके से सॉल्व किया है। इनके जितने सभासद हैं, जितने विधायक हैं, जितने मंत्री हैं, वो झुग्गी झोपड़ियों से निकल करके महलों में पहुंच गए। उनके बच्चे विदेशों में पढ़ना शुरू कर दिए, बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलना शुरू कर दिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जो झुग्गी वासियों का जीवन स्तर सुधारना चाहिए था, जो दिल्ली वासियों का जीवन स्तर सुधारना चाहिए था, क्या इनके पास पर्यावरण मंत्रालय नहीं है? क्या इनके पास जल मंत्रालय नहीं है? क्या इनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय नहीं है? सारे मंत्रालय हैं, सबके पास बजट है, सबके पास मैन पावर है, बावजूद उसके सभी क्षेत्रों में ये क्यों पिछड़ रहे हैं? घोटालों के लिए ही क्यों नाम आ रहा है? जो टेम्परेरी, जिनको, जो गेस्ट टीचर्स हैं, जो युवा हैं, जिनको रोजगार देने का वादा किया था इन्होंने, वो एक तो टेम्परेरी को परमानेंट नहीं कर पाए और दूसरे नए रोजगार सृजन नहीं कर पाए। इस तरह की अराजकता, केओस कायम करने का इन्होंने कुत्सित प्रयास किया है, काम किया है दिल्ली के अंदर। और रही जहां तक लैंड की जहां तक बात है, वो एक टेक्निकल विषय है, उस पर आप अलग से बात करिएगा तो मैं निश्चित रूप से बात करूंगा। मुझे लगता है कि अपनी कमियों को इस प्रकार करके जनता के बीच में अपने को साफ करने का एक तरह से प्रदर्शित करना ये उचित नहीं है। अब तो समर में है, अब तो उनको रिपोर्ट कार्ड देना है 10 वर्ष का, तो रिपोर्ट कार्ड दें। इस तरीके से दाहिने और बाएं झांक करके भाग नहीं सकते हैं। उनको बताना पड़ेगा कि हमारी ये उपलब्धि है, जमुना जी क्यों नहीं साफ हुई, क्यों जहरीली हवा लेने के लिए मजबूर है दिल्ली के लोग, क्यों नहीं कूड़े का पहाड़। कोई बात नहीं, ठीक है गौरव मिश्रा, ठीक है। नहीं, अभी हम फोकस रहेंगे इसी सब्जेक्ट के ऊपर, झुग्गी वासियों के ऊपर ही। शकील अंसारी, आपने देखा कि दोनों पार्टियां आपस में एक दूसरे को सवालों के कटघरे में खड़ा करती हैं और एक दूसरे से ही सवाल करती हैं, जवाब भी देती हैं, लेकिन इसके बीच में फंसे हुए हैं दिल्ली की वो लोग जो झुग्गियों में रहते हैं या कच्ची कॉलोनियों में रहते हैं और उनको पक्के मकान नहीं मिल पाए, जो भी मिले थोड़े बहुत मिले हैं। तो आखिरकार इस समस्या का समाधान कैसे निकलेगा? यदि इन समस्याओं का समाधान ये दोनों पार्टियां निकाल ही नहीं सकती हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगाएंगे। जनहित में काम करने का इनका कुछ भी इरादा नहीं है। सवाल है कि केंद्र सरकार की और प्रॉपर्टीज को, और इनके विषय तो है नहीं। झुग्गी तो एक फैक्टर है, दूसरे कच्ची कॉलोनियां जो 1200 हैं जिनको अप्रूव किया गया था, वो उसको ना केंद्र ने उनके पास विषय नहीं है। दोनों पार्टियों के पास कुछ जनहित में करने का नहीं है। एक पार्टी ऐसी है जो नफरत की आग भड़का के वोट लेना चाहती है। एक रेवड़ी के नाम पर रेवड़ी भी पहुंचती नहीं है, उसके नाम पर ये वोट लेना चाहते हैं। तो जनता ने बना लिया है और उसी कच्ची कॉलोनियों को जो पास किया गया था उनको इम्प्लीमेंट कराने का रास्ता निकलेगा, तो दिल्ली की जाएगी। जी चलिए ठीक है। तो यानी कि अब थोड़ा सा ये समझने की कोशिश है कि आपके पास में क्या प्लान है झुग्गी वासियों को लेकर। शकील अंसारी, कांग्रेस पार्टी पास में क्या प्लान है, क्यों झुग्गी वासी आपको वोट दें? वन प्लान, पहला प्लान तो ये है ना कि हमने रोड और ये सब जो डेवलपमेंट के वो काम है, और दूसरे झुग्गियों का उस वक्त सर्वे किया गया था। उस सर्वे के बेस पर उनको झुग्गी जहां है वहीं पर मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बना के देने का प्रावधान था। हमारी दोनों सरकारें थी, हम करना चाहते थे, हम कर रहे थे भी और कर भी। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो जनता के हित में काम नहीं करते हैं। दोनों कहते हैं। गौरव मिश्रा, जैसे अभी कुछ दिन पहले
आप लोगों की मुलाकातें हुई, आपने समय में गुजारा झुग्गियों के अंदर जाकर, और आपके गृह मंत्री यानी वरिष्ठ नेता अमित शाह ने भी कहा कि हमने झुग्गी वासियों की समस्याओं को समझ लिया और हमारे घोषणा पत्र में भी उसका उल्लेख रहेगा। तो आखिरकार आप लोगों के पास में क्या प्लान है, थोड़ा सा हमारे चैनल के माध्यम से जरूर बताएं, जिससे कि झुग्गी वासी समझ सके कि आखिरकार इस बार के चुनाव में यानी कि 5 फरवरी को किसको वोट देना है। और आपने कहा ना कि आपने झुग्गी वासियों को मुक्तिदाता कहा है, मुक्तिदाता, आपदा से मुक्तिदाता। तो ये मुक्तिदाता के लिए क्या प्लान है आपके पास में? अजय जी, आपने देखा होगा अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने घर वितरित किए दिल्ली में, उसके पहले भी वितरित हुए थे, और पूरे देश भर में 4.5 करोड़ से अधिक घर, पक्के मकान दिए गए हैं। और मेरा ऐसा पूर्ण विश्वास है कि उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने और 3 करोड़ मकानों की स्वीकृति दी है, पक्के मकानों की स्वीकृति दी है, और झुग्गी मुक्त हमारे शहर हों, इसके लिए संकल्पबद्ध है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इसकी घोषणा की है। तो ये मान करके चलिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी को भी झुग्गी में नहीं रहने देगी। हाँ, झुग्गियों में जो बाहर से लोग आए हुए हैं, जो घुसपैठिए हैं, उनको जरूर चिन्हित करेगी। जो हमारी डेमोग्राफी को प्रभावित कर रहे हैं उनको जरूर चिन्हित करेगी। लेकिन जो इस देश का निवासी है, जो झुग्गियों में रह रहा है, वो निश्चित रूप से पक्के मकान में जाएगा, और उसमें केंद्र की सरकार और बनने वाली राज्य की भाजपा सरकार, डबल इंजन की सरकार इस कार्य को पूर्ण करेगी। क्योंकि अब इस कार्य को करने का समय आम आदमी पार्टी का अब चला गया है, उनके पास तो जवाब तक नहीं है। अच्छा, एक सवाल है इसके अंदर गौरव, एक सवाल है इसके अंदर। आम आदमी पार्टी अपना रिपोर्ट कार्ड तो दे ही रही है, बता ही रही है हमने ये किया। आम आदमी पार्टी अपनी रेवड़ियां भी लेके सामने आ गई, बोला ठीक है साहब, आप इन्हें फ्रीबीज को रेवड़ी कहते हैं, हम रेवड़ी कहेंगे। वो अपनी योजनाएं लेकर आ गई, एक और योजना उन्होंने लॉन्च कर दी। ऐसे में जो दिल्ली की जो जनता है, जो इन योजनाओं का लाभ ले रही है, चाहे हेल्थ में हो, एजुकेशन में हो, चाहे बसों के अंदर हो, मेट्रो के अंदर हो, या महिलाओं को लेकर हो, या बुजुर्गों को लेकर है, इसके लिए आपके पास में क्या है कि उस इनको छोड़कर आपकी तरफ आ जाए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ? देखिए, जो योजनाएं दिल्ली सरकार चला रही है, स्वाभाविक है कि पहले तो उन योजनाओं की समीक्षा होगी। वो योजनाएं पहुंच भी नहीं रही हैं, चाहे वो 1,000 रुपए देने की बात, चुनाव में अभी भी समीक्षा करेंगे आप? नहीं, अभी अब तो आप चुनाव में है, समीक्षा करेंगे आप अभी भी? नहीं, चुनाव सरकार बनने के बाद निश्चित रूप से उन योजनाओं की समीक्षा होगी कि धरातल पर किस स्तर तक वो पहुंच रही है। और सच्चाई तो ये है कि वो पहुंच ही नहीं रही है। और आज आप देखिए, तमाम सारे वीडियोस वायरल हैं, लोग आरोप लगा रहे हैं, यहां तक कि केजरीवाल का खुलेआम विरोध किया लोगों ने किदवई नगर में, पूरी तरह से उनके पीछे पड़ गए, महिलाएं उनके पीछे पड़ गई, उनको कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरह से झूठे वादे किए, ना लोगों को रुपए दिया, जो रेवड़ी की भी बात कर रहे हैं, चलिए कुछ लोगों को भी दिया होता तो समझ में आता, वो इनके सब समर्थन में खड़े होते, परंतु इन्होंने तो दिया ही नहीं, सिर्फ वादा किया। जहां पंजाब में इनकी अपनी पूर्ण बहुमत की या पूर्ण सरकार है, पूर्ण राज्य है, वहां तो वादा करके इन्होंने दिया ही नहीं, तो दिल्ली में क्या देंगे? सारी रेवड़ी तो अपने घर में लेकर के गए, और तमाम सारे बड़े बड़े अट्टालिकाओं में पहुंच गए, और पाठशाला के बदले मधुशाला खुलवा करके रख दिया पूरे दिल्ली। चलो ठीक है, तो मुझे ऐसा मैं वैभव से पूछ लेता हूं, ऐसी योजनाएं जो जनहित में है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो उसकी समीक्षा करेगी, और उसको और बेहतर करने का, और बेहतर तरीके से जनता के अंदर डिलीवर हो, वो सुनिश्चित करेगी। वैभव, ये आपको बता रहे हैं कि आप वादा करते हैं लेकिन पूरा नहीं करते हैं। अब ये कहां तक तर्क संगत है, थोड़ा बताएं आप। ये वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी आप लोग के ऊपर, है हम सरकार में आएंगे ये सब कुछ बदल देंगे, समीक्षा करेंगे, बदलेंगे। अरे जी, इसी दिल्ली के लोगों को हम इसीलिए बार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का केवल एक ही काम है, अगर किसी तरह से भी जोड़ तोड़ करके वो दिल्ली में अगर आ जाए, हालांकि इनके मुंगेरी लाल के हसीन सपने कभी पूरे नहीं होने वाले हैं, तो सबसे पहले आके हमारी मुफ्त बिजली बंद करेंगे, सबसे पहले आके हमारी महिलाओं की मुफ्त फ्री बस यात्रा बंद करेंगे, सबसे पहले आके हमारी ये फ्री पानी जो हम दे रहे हैं उसको बंद करेंगे। तो दिल्ली की जनता जानती है कि, और ये फ्रीबीज जाके चिल्लाते भारतीय जनता पार्टी। अभी जम्मू कश्मीर के इलेक्शन थे अजय भाई, यहाँ पे हमारे होम मिनिस्टर कह रहे थे ईद पे हम 3-3 सिलेंडर मुफ्त देंगे। मतलब कम से कम भारतीय जनता पार्टी इस तरह की बातें करती है। अब
2015 में जब हम बोलते थे कि दिल्ली में 24 घंटे बिजली आएगी और मुफ्त बिजली आएगी, सब लोग हंसते थे, बाकी सारी मेन स्ट्रीम मीडिया भी हमसे पूछती थी ये तो बड़ी हास्यास्पद बात है, ये कैसे संभव है। बाकी सारी पार्टियां भी कहती थी दिल्ली एकमात्र राज्य है जहां पे 24 घंटे बिजली आती है और मुफ्त बिजली आती है। मेरा खुद का जो इस मंथ का बिजली का, जनवरी महीने का जो बिजली का बिल आया वो है 84 रुपए, और 70% से अधिक कंज्यूमर्स का बिजली का बिल आया है लगभग 0 रुपए। हर दिन 11 लाख महिलाएं फ्री बस यात्रा करती हैं और वो उससे सशक्तिकरण होता है उनका, महसूस करती हैं जब उनके जेब में पैसा आता है। तो ये जो जितनी भी डेवलप्ड कंपनी ये फ्रीबीज की बात करते हैं, आप जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज उठा लीजिए, चाहे डेनमार्क उठा दिए, स्वीडन, फिनलैंड, यूएस, कनाडा, हर जगह इस तरह की सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स होती हैं जो अपने सिटीजन्स को एम्पावर कहती हैं। केजरीवाल स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के थ्रू हम उनको एम्पावर करते हैं। क्यों? क्योंकि ये कैग की रिपोर्ट मैं आपको शेयर करता हूं। कैग की रिपोर्ट ये साफ बताती है कि इतनी सारी योजना सोशल सिक्योरिटी स्कीम देने के बाद भी 2015 से दिल्ली मुनाफे का बजट दे रही है, रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। ये कह रहे थे अभी कि झुग्गी में, और जो जहां तक फिर से झुग्गी की बात आते हैं, ये कह रहे थे झुग्गी में हम इनकी समीक्षा करेंगे, इनकी पहुंच भी नहीं सुविधा है और उन घुसपैठियों को आइडेंटिफाई करेंगे। बिल्कुल, हमारे जो पूर्वांचली भाई, दलित भाई जो झुग्गियों में रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए घुसपैठी है और उनकी ये मंशा भी दिखाता हूं। ये है विजय गोयल जी का बयान। इन्होंने क्या कहा था? यूपी बिहार के लोगों को दिल्ली आने से रोको, नहीं तो ये दिल्ली को क्राउडेड कर देंगे, दिल्ली में मूलभूत सुविधाओं को नष्ट कर देंगे। और ये घुसपैठियों की बात कर रहे थे। हरदीप पुरी सिंह जी का ये ट्वीट है 2022 का, जहां पे ये रोहिंग्याओं को बक्करवाल ईडब्ल्यूएस क्वार्टर्स में बसाने की बात कर रहे थे। ये हमारे हरदीप पुरी जी का ट्वीट। ठीक है, तो मैं ये बताऊं इन सब क्या स्टेप कि ये इनके हिसाब से घुसपैठिए हैं हमारे पूर्वांचली भाई, हमारे दलित भाई, और इनके हिसाब से ये सुविधाएं दे रहे हैं, रोहिंग्याओं को बसाने का काम कर रहे हैं। तो सवाल है, दिल्ली की जनता और देश की जनता के लिए भारतीय जनता, एक सवाल ले लीजिए, एक ही सवाल, एक सवाल ले लीजिए, एक सवाल ले लीजिए। ना विजन है, वैभव, अरे चुनावी मंच नहीं बनाना ना, इसको चर्चा कर रहे हैं, चैनल है, मंच रैली में चुनावी मंच में थोड़ा अंतर होता है। हाँ, देख लिया। अरे हर शो में दिखाना जरूरी नहीं है ना। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया वैभव, दलित भाई, है ना, दलितों का जिक्र किया आपने। ये सबसे इंपॉर्टेंट शब्द था आपकी इस पूरी वक्तव्य का। तो मैं समझना चाहता हूं, ये झुग्गी वासियों का जब जिक्र शुरू हुआ तो उसमें दलित शब्द आ गया, दलित भाई। तो ये सारी लड़ाई जो है भारतीय जनता पार्टी और आपके बीच में है ना, दलित वोटर के लिए है जो इन झुग्गियों में रहता है। कितना % दलित वोटर है इन झुग्गियों में जो रहता है और कितनी सीटों पर असर डालता है, थोड़ा बताएं। भाई, तो मेरे ख्याल से आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में बताया कि कितने प्रतिशत लोग हमारे झुग्गी में रहते हैं, कितनी सीटों पे कौन कितना प्रभाव डालता है। तो मैं यही सुनना चाहता था, इसीलिए मैंने आपको इतना मौका दिया कि आप बोलें और वो दलित शब्द आपकी जुबान पर आ जाए, क्योंकि सारी लड़ाई जो है दलित वोटरों को साधने की है। देखिए अच्छा जी, मैं कह रहा हूँ वोट से अपेक्षा, ये तो सब जानते हैं बीजेपी का क्या स्टैंड रहा है हमारे पूर्वांचली भाइयों, हमारे गरीब तबके के लिए, हमारे दलित भाइयों के लिए। पूरा देश जानता है एंटी दलित पार्टी है, एंटी पूर्वांचली पार्टी है। और मैं तो आपको फैक्ट के साथ कोट करके दिखा रहा हूँ कि पूर्वांचलियों के लिए किसी भद्दी भाषाएं इनके मिनिस्टर्स और इनके सांसद बोल चुके हैं दिल्ली में रहते हुए। गौरव मिश्रा, जिस तरीके से अभी पिछले 2 चुनावों को हम स्टडी करते हैं और समझ में आता है कि दलितों का वोट आपको इतना नहीं मिल पाया और नहीं इतनी इन सब विधानसभा क्षेत्रों के अंदर भी आपकी सीटें इतनी नहीं आई, इसीलिए शायद इतना आपने किया कि दलितों की झुग्गियों में और इन झुग्गियों में आप गए, वहां बैठे, आपने खाना खाया, कैरम बोर्ड भी खेला, समय बिताया, सब कुछ किया आप लोगों ने, और एक रिपोर्ट तैयार करवाई जिसको लेकर जिक्र हो रहा था कि इस बार के घोषणा पत्र में भी उन सभी समस्याओं का समाधान होगा, वो सारी बातें होंगी उसके अंदर। तो सारी लड़ाई जो है जो पर्दे के पीछे है वो झुग्गियां नहीं है, वो जो उसके अंदर जो लोग रह रहे हैं, जिसको अभी कहा आम आदमी पार्टी पर दलित भाई हमारे भी वहां रहते हैं। तो दलितों को साधने का है, दलितों को वोट लेने का है, दलितों का कि किस तरीके से उनके वोट लिए जाए, यही लड़ाई है क्या? बाकी दलितों के मकान बनेंगे नहीं बनेंगे, पक्के मकान होंगे नहीं होंगे, वो सेकेंडरी है, पहले दलित भाई, ये है क्या?
अजय जी देखिए, टूटे हुए बटे हुए चश्मे से देखने का काम विपक्षी दल करते हैं, विशेष तौर पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दिल्ली के अंदर। भारतीय जनता पार्टी उसमें कोई भेद नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी ये अभी बिजली की बात कर रहे हैं, 200 यूनिट की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तो सरकार ने पीएम सूर्य योजना दी है पूरे देश को, जिसमें पूरी की पूरी बिजली ही फ्री हो गई और यहां तक कि ऊर्जा दाता बन गया हमारा किसान। यहां तक कि ग्रिड में वो बिजली देकर के उससे पैसे भी कमाने की स्थिति में आ गया। और बताइए कि दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू ही नहीं है, 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा योजना लागू ही नहीं है। बहुत सी ऐसी मूलभूत योजनाएं जो दिल्ली के झुग्गी वासियों को मिलनी चाहिए थी, उसके वो लाभार्थी बनते, उससे वंचित करने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली के अंदर किया है। और आज ये उसमें भी दलित खोजने लगे, अल्पसंख्यक खोजने लगे, रोहिंग्या खोजने लगे। दरअसल ये वही खोज के अपने वोट बैंक को तुष्ट करते हैं और उसमें चुने हुए लोगों को ही पैसे पहुंचाते हैं, जैसे इनके ऊपर आरोप लगे। आपने भी तो अपने विस्तारक बनाए हैं ना दलितों के, आपने भी तो अपनी पार्टी में दलितों के विस्तारक बनाए ना, दलितों के नेताओं को आपने तैनात किया ना कि दलितों से संपर्क साधिए झुग्गियों के अंदर। नहीं, हमारी पार्टी में तो देखिए बाकायदे 6 हमारे ब्रांचेस हैं, चाहे वो किसान मोर्चा हो, अल्पसंख्यक मोर्चा हो या फिर ओबीसी मोर्चा हो, सभी मोर्चे काम करते हैं। किसी एक पर्टिकुलर जाति या किसी एक पर्टिकुलर वर्ग को लेकर के हमारी कोई योजना या कोई दृष्टि नहीं होती। वोट बैंक के तराजू में नहीं तोलते हम, पूरे भारत को या किसी भी क्षेत्र को देखते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच और विजन है और उसी आधार पर दिल्ली का भी भारतीय जनता पार्टी ने सपना देखा है। लेकिन दिल्ली का जो ये कैंसर है, उस कैंसर को समाप्त करना ही पड़ेगा और जनता को समाप्त करने भी जा रही है। चलिए ठीक है, इसमें किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं है हम लोगों। ठीक है वैभव, इस पूरी चर्चा का लास्ट वर्जन आपका, कोट आपका, आखिरकार ये जो झुग्गीवासी हैं किस तरफ जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे आपकी तरफ से? क्या आपने ऐसा किया है कि जो आपको छोड़कर नहीं जाएंगे? और दिल्ली के सियासी घमासान में कितनी सीटों को आप सोच रहे हैं इस क्षेत्र में, झुग्गीवासियों के प्रभावी क्षेत्र में? लगभग 15 से 20 सीटें हैं। अजय जी, जहां तक मैं फिर से बात में अपने क्लोजिंग्स में कहूं कि देखिए, झुग्गी वाले चाहे अनऑथराइज कॉलोनीज में बहुत सालों तक उनको मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा गया। हमने 2015 से अब तक लगभग 6500 किलोमीटर नई सीवर की लाइन डाली है, 4000 किलोमीटर नई पानी की पाइपलाइन डाली है, 10,000 किलोमीटर से ज्यादा की नई सड़कें बनाई है, चाहे वो टर्मिनल सड़कें हो, बाहर की सड़कें हो, और कई तरह से सुविधाएं दी हैं, चाहे महिलाओं को बस यात्रा हो, तीर्थ यात्रा हो या फिर वगैरह वगैरह। तो जब झुग्गीवासी हो, चाहे पूर्वांचली हो हमारे हो या फिर हमारे अनऑथराइज कॉलोनी में भाई बहन जो रहते हैं, उन सबके लिए अरविंद केजरीवाल ने एक बड़े भाई के तौर पे बहुत सारी सहूलियतें दी हैं, बहुत सारा साथ दिया, सहूलियत क्या, उनके टैक्स का पैसा है जो सरकार आपको वापस कर रही है। देखिए ब्रॉडली अजय भाई नैरेटिव क्या है कि ये भारतीय जनता, हमने नवंबर में अपना कैंपेन पिच किया आम आदमी पार्टी ने, हम अपने 10 साल में हमने क्या काम किया और अगले 5 साल हमारा क्या विजन रहने वाला है, इस पे हम बात कर रहे थे। ये सबसे पहले लेके आए रोहिंग्या को, रोहिंग्या में एक्सपोज हो गई भारतीय जनता पार्टी, फिर शीश महल लेके आ गए, उसमें एक्सपोज हो गई, फिर पूर्वांचली लेके आ गए, उसमें एक्सपोज हो गई, फिर ये जाट लेके आ गए कि इनको साधने की कोशिश, क्या एक्सपोज हो गए वो भी बताइए। फिर जोगी वालों को लेके आए, फिर उसमें एक्सपोज हो गए। तो मैं कह रहा हूँ ना, भारतीय जनता पार्टी के पास दिल्ली में कोई विजन नहीं है, इसलिए जो बार बार ये प्ले कार्ड दिखा रहे हैं उनसे हम बोल रहे हैं आपके पास न विजन है न सीएम है, बिना दूल्हे की बारात चल रही है। और भारतीय जनता पार्टी के इसीलिए दिल्ली के वोटर्स इनको समझ नहीं पा रहे, और 26 नहीं, अगले 26 साल तक भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से दिल्ली में नहीं आने वाली है, क्योंकि इनके पास दिल्ली ये कोई रोड मैप नहीं है। अभी एक चीज छोटा बस कह दी, ये आयुष्मान योजना पर कह रहे थे कि आयुष्मान योजना लागू नहीं, भाई इनके आयुष्मान योजना और बड़ा फ्रॉड है। क्यों? जिसके पास फ्रिज है, जिसके पास बाइक है, जिसके पास एसी है, वो यहां पे इसका आयुष्मान योजना का लाभ नहीं ले सकता, पूरी लिस्ट से बाहर हो जाएगी। तो इस तरह की फ्रॉड योजनाएं बीजेपी हेडक्वार्टर में अपने बैठ के बनाती है। अरविंद केजरीवाल का मॉडल क्या है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब, दिल्ली में अगर बिजली फ्री है तो अमीर झूठ पर आधारित है। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, वैभव श्रीवास्तव और गौरव मिश्रा, थैंक यू सो मच आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और बताने के लिए कि दिल्ली के इस सियासी महासंग्राम में
कौन बनेगा मुख्यमंत्री में, आप लोगों का क्या स्टैंड है और जनता आपको क्यों वोट करे और दिल्ली की जनता किसकी तरफ जा रही है, किसको वोट देने जा रही है, ये 5 फरवरी को पता चल जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि दिल्ली के झुग्गीवासी भी अब सत्ता के केंद्र में आ गए हैं, यानी कि राजनीति का विमर्श का केंद्र बन गए हैं। ये भी डिसाइड करेंगे कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, पूर्वांचली और झुग्गीवासी। ये दो लोग, ये दो जो है ये अभी तक निकल के सामने आए हैं। बाकी जाटों की भी भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन नजर हमारी बनी रहेगी ये लोग किस तरफ जाते हैं और दिल्ली का मुख्यमंत्री ये किसको बनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिए आप AB स्टार न्यूज।